नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जो दोस्तों 10 मार्च 2023 को SSC CHSL के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और चारों शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इस वीडियो में बताएंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी दोस्तों किसी भी शिफ्ट का कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है, किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है, आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई भी क्वेश्चंस आपको याद है आप हमें बता सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी दोस्तों PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे PDF फाइल डेली अपडेट कर दी जाती है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आया था कि हाल ही में ब्याज सम्मान किसे दिया गया है। तो दोस्तों 2021 में ब्याज सम्मान दिया गया है, ठीक है। 2021 में, अभी 2022 का ब्याज सम्मान नहीं दिया गया है। तो 2021 में ब्याज सम्मान जो कि असगर वजाहत को दिया गया है, उनकी नाटक महाबली के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो कि अब तक, ठीक है, 1991 में ब्याज सम्मान शुरू हुआ था और 1991 से लेके अब तक पूरी PDF फाइल में मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग वीडियो के लिए PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करिएगा। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक दो बता देते हैं जो कि हाल ही में है। जैसे कि 2020 में प्रो शरद पगारे को मिला था उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की जो कि सम्राज्ञी के लिए, ठीक है। 2019 का मिला था नासिरा शर्मा को उपन्यास कागज़ की नाव के लिए। 2018 में लीलाधर जो कि जगूड़ी को मिला था जितने लोग उतने प्रेस के लिए, ठीक है। 2017 में ममता कालिया को मिला था दुखम सुखम के लिए, उनका उपन्यास था। वहीं 2016 में सुरेंद्र वर्मा को मिला था काटना समी का ब्रिज, ठीक है, ये उपन्यास था। तो इन सभी के लिए ये सभी PDF फाइल में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आता है कि 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं 2022 में, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि पल्लव वंश की राजधानी कौन थी। तो कांचीरमपुरम जो कि पल्लव वंश की राजधानी थी। बात करते यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कांचीरमपुरम की। तो पल्लवों की राजधानी कांचीरमपुरम थी। कांचीरमपुरम जो कि रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की अवधि जो कि 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे पाटलिपुत्र जो कि आपसे पूछा जा सकता है। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अपने व्यापार और माल के निर्यात के लिए जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। वहीं बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की जो कि अवधि थी 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे राजगीर की, ठीक। तो राजगीर मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। राजगीर अपने शैलकृत गुफाओं, मंदिरों और किलों के लिए जाना जाता है। मगध साम्राज्य के संस्थापक राजा बिंबिसार थे। वही बात करते हैं दोस्तों, तो 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक राजगीर मगध साम्राज्य की राजधानी थी। वही बात करते हैं तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला तो गांधार साम्राज्य की राजधानी तक्षशिला थी। यह अपने बौद्ध धार्मिक स्मारकों के लिए जाना जाता है। गांधार राज्य का संस्थापक जो कि द्रुहा राजकुमार गांधार था। गांधार राज्य का समय जो कि 1500 ईसा पूर्व से 535 ईसा पूर्व तक माना जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दल बदल भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। बात करते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। यह 30 जनवरी 1985 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। इसे 31 जनवरी 1985 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो 15 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था।
भारतीय संविधान के 52वें संशोधन ने भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा था। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन को दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो कि संघ और राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच की शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो कि भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त प्राधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वहीं भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी अट्टम या फिर मोहिनी एट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति जो कि 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवाद में पीएचडी जो कि थीसिस पूरी की है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो मोहिनी अट्टम जो कि नाट्य शास्त्र की लास्य शैली पर आधारित है। इसमें नाजुक हरकतें और चेहरे के अधिक जो कि स्तरण भाव हैं। आंदोलनों कोमल और सरकना की तरह है, उनके पास लयबद्ध कदम नहीं है। और बात करते हैं तो चेहरों के भाव और हाथों के हाव भाव पर अधिक जोर दिया जाता है इस नृत्य में। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि 2022 का फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन। उप विजेता की बात करें तो कोलंबिया उप विजेता है। जी दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक जो कि प्रतीक था वह था दोस्तों लाइव। ठीक है, लाइव अरबी भाषा में लाइव का अर्थ है सुपर स्किल्ड प्लेयर। ठीक, बेटियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो दोस्तों ये मैंने ही ऐसे पूरा एक क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, मैंने एक तर्क पे लगाया कि बेटियों के लिए अगर कोई योजना शुरू की गई है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की थी जो बेटियों के लिए शुरू की गई थी। क्या यही पूछा गया था, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं तो भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बेटियों के लिए अहम योजना, जिसमें बेटी के जन्म पर 50,000 का बॉन्ड व 5100 रुपये नगद बेटी के मां के खाते में, इसके अलावा बेटी के 21 साल की होने पर 2 लाख की सहायता भी दी जाती है। भाग्य लक्ष्मी योजना में बेटी कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 3,000 रुपये और कक्षा 8 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये और कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपये उनको प्रोत्साहित दी जाती है। एक बच्चे ने बोला दोस्तों कि समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, तो चलिए ये तो आया नहीं था लेकिन शायद मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ, कमेंट करके बताइएगा ये आया था कि नहीं। तो समवर्ती सूची में स्टाम्प ड्यूटी, ड्रग्स एवं जहर, बिजली, समाचार पत्र, जो कि आपराधिक कानून, श्रम कल्याण जैसे कुल 52 विषय हैं, जो कि मूल रूप से 47 विषय शामिल है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। तो दोस्तों बस यही सब प्रश्न है। एक सागर से रिलेटेड प्रश्न आया था दोस्तों, और एक जो कि आपसे पूछा गया था शायद कथक से रिलेटेड कोई दोस्तों आपसे पर्व पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पता चला है। एक आपसे पूछा गया था कि कोई लौ बुझ जाती है, ऐसे करके पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया है। ठीक है, वो भी पूछा गया था। दक्षिण भारत में कौन सा नृत्य किया जाता है, ऐसे करके एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो बाकी आया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। बात करते हैं दोस्तों, तो नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जो कि इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग भारत सरकार का एक नीतिगत थिंक टैंक है। इसका गठन जो कि 1 जनवरी 2015 को हुआ था, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस योजना जो कि यह योजना आयोग को बदलने के लिए स्थापित किया गया था, जो कि टॉप डाउन मॉडल का पालन करता था। ठीक है, तो योजना आयोग का नाम ही बदल के जो कि नीति आयोग रखा गया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान जो कि अध्यक्ष जो कि नरेंद्र मोदी हैं, या फिर नीति आयोग के हमेशा जो कि अध्यक्ष होंगे वो भारत के राष्ट्रपति ही होंगे, जो कि वर्तमान में रहेंगे। तो वर्तमान में नीति आयोग के जो कि अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष वर्तमान में नीति आयोग के सुमन बेरी हैं, मुख्य कार्यपालक जो कि अधिकारी परमेश्वरन अय्यर हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग की पहली सीईओ थी।
ठीक है। प्रधानमंत्री नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वही बात करते हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अधिकतम 5 पदेन सदस्य और 3 विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इसमें प्रधानमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीएस के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। नीति आयोग केंद्र और राज्यों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। नीति आयोग की संचालन परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एशियन गेम 2018 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो दोस्तों जो कि उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो थे नीरज चोपड़ा, और समापन समारोह की जो ध्वजवाहक थी रानी रामपाल थी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या पूछा था, उद्घाटन समारोह पूछा था या फिर समापन समारोह पूछा था। बात करते हैं दोस्तों, तो इसी में जो कि एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि राही सरनोबत। जी दोस्तों, राही सरनोबत एक ऐसी खिलाड़ी हैं, वह भारत की ओर से रिकॉर्ड तोड़ जो कि 25 मीटर पिस्टल शूटर हैं, ठीक है। 2 बार की ओलंपियन ISSF विश्व कप स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज थी। जब उन्होंने 2011 में फोर्ट बेनिंग में ISSF विश्व कप में कांस्य पदक जीता, तो राही सरनोबत जो कि 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी थी। वही बात करते हैं दोस्तों, वह मुश्किल से फोर्ट बेनिंग में फाइनल राउंड तक पहुंची थी, लेकिन वहां पहुंची एक इवेंट में रजत से 0.1 अंक से चूक गई, जहां चेन इंग ने जो कि 797.7 के तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया था। वही बात करते हैं दोस्तों एशियाई खेल 2018 की, जिससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत ने 18 अगस्त से 2 सितंबर तक इंडोनेशिया के जकार्ता और पलेमबांग में 2018 एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था, ठीक है। इसका बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे, जबकि रानी रामपाल को समापन समारोह के लिए ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया था। भारत 2018 एशियाई खेलों की पदक तालिका में कुल जो कि 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पर था। चीन 132 स्वर्ण और कुल 289 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो जापानी तैराक इकी रिकाको को एशियाई खेलों में हाल ही में समाप्त हुए 18वें संस्करण के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी यानी MVP के रूप में नामित किया गया है। टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतने वाली 18 वर्षीय MVP खिलाड़ी जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनी थी, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। वहीं बात करते हैं, भारत ने पुरुषों की टीम रेगू स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, जो कि 1990 के एशियाई खेलों में खेल की शुरुआत के बाद से सेपक टकराव में देश का पहला पदक था। भारत में एशियाई खेलों में टेबल टेनिस में अपना पहला पदक हासिल किया, क्योंकि पुरुषों की टीम ने 2018 एशियाई खेलों में टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में जापान को हराकर कांस्य पदक जीता था। वही बात करते हैं आगामी एशियाई खेल कहाँ पे होने वाले हैं, जैसे कि 2022 का खेल जो कि हांगजो झेजियांग चीन में आयोजित किए जाएंगे। वही बात करते हैं 2026 के एशियाई खेल जो कि जापान के नागोया में होंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कुल्लू को मनाली से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो रोहतांग दर्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का फीफा अंडर 17 विश्व कप कहाँ पर हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, तो इसके फाइनल मुकाबले में स्पेन ने कोलंबिया की टीम को हराकर मुकाबला जीता था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो कि भारत के 3 स्थानों पे भुवनेश्वर ओडिशा में के कलिंग स्टेडियम, मडगांव गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई महाराष्ट्र के DY पाटिल स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32वें फुटबॉल मैचों की मेज़बानी की। फाइनल इसका जो कि नवी मुंबई में खेला गया था, ठीक है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कब हुआ था, तो 720 से जो कि 221 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था।
बात करते हैं दोस्तों तो मनुष्य द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे विशाल संरचना द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किसी एक राजवंश और शासक ने नहीं करवाया, बल्कि इसके निर्माण में बहुत सारे साम्राज्य और सम्राटों का योगदान है। इतिहास में उल्लेखित तथ्यों के मुताबिक 720 से 221 ईसा पूर्व के दौरान चीन की महान दीवार का निर्माण का काम झोउ राजवंश की देखरेख में हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा क्या पूछा था। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमणी, जो कि वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया था और वह उनका कार्यकाल जो कि आगामी 3 साल के लिए है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक या फिर दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक का नाम पूछा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। बात करते हैं दोस्तों तो रजिया सुल्तान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में दिल्ली सल्तनत की शासक थी। वह उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासक और दिल्ली की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी। वही बात करते हैं दोस्तों तो रजिया सुल्तान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में दिल्ली की शासक थी। वह 5वीं मामलुक सुल्तान थी, जो दुनिया भर में इस्लामी सभ्यताओं के पूरे इतिहास में कुछ महिला संप्रभुओं में से एक थी। रजिया सुल्तान का जन्म वर्ष 1205 में हुआ था और उसने 1236 से 1240 तक राज्य पर शासन किया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो माहम अंगा मुगलक बादशाह अकबर की पालक माँ और मुख्य दूध पिलाने वाली दाई थी। वह किशोर सम्राट की राजनीतिक सलाहकार और 1560 से 1562 तक मुगल साम्राज्य की वास्तविक राज्य संरक्षक थी। ठीक है, मृत्यु उनका 24 जून 1562 आगरा में हुआ था। दफनाने का स्थान जो कि आदम खान का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए वहीं बात करते हैं दोस्तों मिर्ज़ा अल्तुनिया। ठीक है, मिर्ज़ा अल्तुनिया ये भी एक शासिका थी। मलिक इख्तियार उद दीन अल्तुनिया मामलुक वंश के तहत दिल्ली सल्तनत के शासन के तहत भारत में बठिंडा का सूबेदार था। ठीक है, वह रजिया सुल्तान का पति भी था। तो इसका आप इसको जान लीजिएगा। नूरजहाँ की बात करें तो नूरजहाँ का जन्म मेहर उन निस्सा के रूप में हुआ था, जो एक प्रमुख वजीर मंत्री की बेटी थी जो कि अकबर के अधीन सेवा करता था। वह एकमात्र मुगल जो कि सामग्री थी जिसके नाम पर सिक्का चलाया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1857 की क्रांति में मेरठ से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो राव कदम सिंह गुर्जर ने किया था। 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। इसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि यह 1857-58 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ भारत में एक प्रमुख लेकिन असफल विद्रोह था, जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करती थी। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत दिल्ली के 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व जो कि अब पुरानी दिल्ली के मेरठ शहर में कंपनी की सेना के एक विद्रोह के रूप में हुई थी। वही बात करते हैं दोस्तों तो इसके बाद यह मुख्य रूप से ऊपरी गंगा के मैदानों और मध्य भारत में अन्य विद्रोहियों और नागरिक विद्रोह में बदल गया। हालांकि सुदूर उत्तर और पूर्व में विद्रोह की घटनाएं भी हुई थी। बात करते हैं दोस्तों विद्रोह ने उस क्षेत्र में ब्रिटिश सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था और 20 जून 1858 को ग्वालियर में विद्रोहियों की हार से ही निहित था। ठीक है, वही बात करते हैं। एक प्रश्न आया था कि पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता था। पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला एकल बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ वह जो कि CWG में तीनों रंग के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बन गई हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 में भारत की GDP कौन से स्थान पर थी? तो 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है भारत। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि झारखंड में कौन सी घाटी स्थित है? तो दोस्तों ये तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। बाकी मैं वहाँ की सबसे फेमस घाटी का नाम बता देता हूँ, जो कि पतरातू घाटी रांची। यदि आप लुभावनी और लंबी घुमावदार सड़कों से गुजरना चाहते हैं तो आपको पतरातू घाटी अवश्य जाना चाहिए। दोस्तों वहाँ की सबसे फेमस घाटी है पतरातू घाटी। तो हो सकता है ये ऑप्शंस में दिया हो, अदरवाइज कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन में गोल्ड मेडल जीतने वाली
पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा गया था, तो कंचनजंगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय में स्थित इस पर्वत शिखर की ऊंचाई जो कि 8,586 मीटर है, जिसे कि कंचनजंगा हिमालय कहा जाता है। इसे पश्चिम में तैमूर नदी द्वारा, उत्तर में जो कि लहोनक चू और जोंगसांग ला, और पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा सीमांकित किया गया है। यह नेपाल और सिक्किम भारत के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह है तिब्बत का पठार। जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो कि पूर्वी एशिया में तिब्बत का पठार है। यह लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले दो जो कि टेक्टोनिक प्लेटों के बीच टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ था। टक्कर की सीवन के साथ भूमि ऊपर उठ गई और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। आगे की चट्टान ऊपर उठी है, लेकिन उखड़ी और जो कि झुर्रीदार नहीं हुई है। इसके बजाय दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसको दुनिया का छत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सपाट और चौड़ा पठार भी ये है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है लगभग 4,000 मीटर ऊपर 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं। पश्चिमी पठार ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जल निकासी प्रभाग है और मुख्य रूप से जो कि गोंडवाना के प्राचीन रॉक शिल्ड के अवशेषों से बना है। इसे ऑस्ट्रेलिया शिल्ड के नाम से भी जाना जाता है। पठार एक सपाट ऊंचा भू आकृति है जो कम से कम एक तरफा आसपास के क्षेत्र से तेजी से ऊपर उठता है। वे पहाड़ों, मैदानों और पहाड़ियों के साथ साथ 4 प्रमुख भू आकृतियों से एक है। तो ये जो कि इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। बात करते हैं दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा पठार की, तो दक्कन का पठार जो कि भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डेविस कप किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा डेविस कप आपका। ठीक है, बात करते हैं तो डेविस कप दुनिया भर में पुरुषों की टेनिस टीम का मुख्य कार्यक्रम है। यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF और कोस्मोस होल्डिंग द्वारा प्रशासित किया जाता है और प्रत्येक वर्ष विरोधी देशों की टीमों के बीच में नॉकआउट प्रारूप में खेला जाता है, जो कि प्रवर्तकों ने इसे विश्व टेनिस कप के रूप में भी वर्णित किया है और विजेताओं को विश्व चैंपियंस की टीम के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, यह प्रतियोगिता 1900 में संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में एक प्रतियोगिता के रूप में शुरू की गई थी। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो 2016 तक 135 राष्ट्र एक टीम के रूप में प्रतियोगिता में शामिल हुए। अमेरिका जो कि 32 खिताब जीत के और ऑस्ट्रेलिया जो कि 28 चैंपियनशिप जीत के, जिसमें न्यूजीलैंड के साथ 4 ऑस्ट्रेलिया के रूप में और 9 बार उप विजेता के रूप में टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल देश हैं। मौजूदा चैंपियन स्पेन है, जिन्होंने 2019 में कनाडा को हराकर अपना 6ठा खिताब जीता था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होती है? तो दोस्तों ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि कुष्ठ रोग, आंत्र ज्वार, प्लेग, टेटनस, जो कि उपदंश, डिप्टीरिया, एंथ्रेक्स, क्षय रोग इत्यादि। ये क्या है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जो कि जलदूत एप्लीकेशन को क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया था? तो कुएं में जल स्तर को मापने के लिए जलदूत एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। बात करते हैं तो जलदूत एप्लीकेशन को पंचायत और ग्रामीण विकास के केंद्रीय मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस ऐप का उपयोग ग्राम रोजगार सहायक द्वारा वर्ष में 2 बार मानसून से पहले और बाद में कुएं में जल स्तर को मापने के लिए किया जाता है। जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो वर्स्टापेन ने इसको जीता है। वर्स्टापेन ने जापान ग्रां प्री जो कि जीती है, लगातार दूसरा फार्मूला 1 जो कि ड्राइवर्स का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। तो जो कि वर्स्टापेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डैश डैश प्राचीन मार्शल आर्ट कौन है? तो कलारीपयट्टू ये भारत का सबसे पुराना
जो कि भारत का सबसे पुराना जो कि मार्शल आर्ट माना जाता है, तो ये ऑप्शंस में रहा होगा, तो आप कर सकते थे। यहाँ पे एक प्रश्न देखते हैं कि केरल राज्य से कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट के रूप को दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट रूप माना जाता है और इसे सभी मार्शल आर्ट की जननी के रूप में जाना जाता है। कलारीपयट्टू लगभग 3000 वर्ष पुरानी कला रूप है, जिसमें कलारी उस स्थान का नाम है जहां इस युद्ध शैली को सिखाया जाता है और पट्टू का मतलब अभ्यास करना होता है। इसमें लात प्रहार और हथियार आधारित अभ्यास शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न फिल्मों में चित्रित किया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया ये पहला बंगाली उपन्यास है। पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम क्या है, तो पूर्वी क्षेत्र को का नाम जो कि ओडिशा को उत्कल तट या फिर तमिलनाडु को कोरोमंडल तट या फिर पायन तट घाट के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु शायद आया था दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए क्या था। आयुध अधिनियम या फिर आर्म एक्ट जो कि आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1959 में ये पारित हुआ था। इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। सिंध सभ्यता को कौन से जो कि स्थान से संबंधित है, सिंधु सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है, तो हड़प्पा जो कि के नाम से भी इसको जाने जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा या फिर सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली जो जगह कहाँ कहाँ पे स्थित हैं सभी मैंने यहाँ पे जो कि डाल दी है, जैसे कि आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो कि अमरी जो कि सिंध पाकिस्तान के दादू ज़िले में स्थित है, जो कि आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। बालू जो कि हरियाणा भारत के कैथल ज़िले में स्थित है। बालाथली जो कि राजस्थान भारत के उदयपुर ज़िले में स्थित है। टाइमाबाद जो कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर ज़िले में स्थित है। देसलपुर जो कि गुजरात भारत के कच्छ ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों इस तरीके से सभी जो कि मैंने अंकित कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ये पीडीएफ फाइल में आपको पूरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से जो कि पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अजीज खुमार की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा की गई थी। श्रेष्ठता के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण की देने की घोषणा की है, तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित करना और संघीय कानून बनाकर इसे उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया था। ये चीज़ें यहाँ पे सम्मिलित है। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बताइए। MPI के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं, तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 के अनुसार दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कि 22.8 करोड़ गरीब भारत में है। इसके बाद नाइजीरिया में जो कि 9.6 करोड़ लोग गरीब हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को किस लिए शुरू किया गया था, तो इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों जो कि BPL धारकों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। 10 करोड़ BPL धारक परिवार लगभग जो कि 50 करोड़ लोग इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। देर करते हुए भारतीय मानक ब्यूरो द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन आया था। तो उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। 2022 के एशिया कप के फाइनल में कौन हारा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं तो पाकिस्तान को एशिया कप 2022 के फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। रविवार जो कि 11 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से मात देकर वो जो कि एशिया कप 2022 का कप अपने नाम किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 का विंबलडन चैंपियनशिप किसने जीता है, तो 2022 का विंबलडन कप जो कि महिला का कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने जीता है। तो एलिना रिबाकिना आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो एलिना रिबाकिना ने विंबलडन 2022 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में
जो उन्होंने फाइनल में जो कि जेब और को 3-6, 6-2, 6-2 से हराकर यह मुकाबला अपने नाम किया। और रिबाकिना जो कि पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरनाज संधू क्या बनी थी? तो हरनाज संधू जो कि मिस यूनिवर्स बनी थी, जो कि 2021 की मिस यूनिवर्स बनी हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो 2017 में हरनाज ने मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता था। इस साल जो कि सितंबर में उन्होंने मिस डिवा यूनिवर्स इंडिया 2021 का ताज अपने नाम किया था। इससे पहले सुष्मिता सेन ने, लारा दत्ता, सेलिना जेटली, नेहा धूपिया ने अंतर्राष्ट्रीय मैच पर भारत का नाम ऊंचा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें छुआछूत का अंत या फिर अस्पृश्यता का अंत इसमें बोला गया है। तो अस्पृश्यता तक का अंत है, यानी छुआछूत का अंत, जो कि अनुच्छेद 17 में है। लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था लौह स्तंभ का निर्माण। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1784 में ये पारित हुआ था। बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में का उद्देश्य जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना था। इस एक्ट के तहत जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यही सब क्वेश्चंस मुझे आज थर्ड जो कि फोर्थ शिफ्ट के मिल पाए हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।